गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम द हिंदू के फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर हमें एक कंट्रोवर्सी देखने को मिलेगी विद रिगार्ड्स टू मनु भाकर जी। देखो, मनु भाकर जी के बारे में आप लोग जानते होंगे। इस बार जो ओलंपिक्स हुए थे उसमें इनका प्रदर्शन बहुत ही शानदार था एंड इन्होंने 2 मेडल्स यहाँ से जीते थे। अब पिछले कुछ सालों की अगर हम बात करें ना, तो हमें एक ट्रेंड देखने को मिलता है कि जो भी स्पोर्ट्स के अंदर इतना बढ़िया परफॉर्म करता है, उनको खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। ये पिछले कई सालों का हमें एक ट्रेंड देखने को मिल जाएगा ऐसा। अब इस बार क्या हुआ? इस बार खेल रत्न के नॉमिनीज की हमारे सामने लिस्ट आई, उसमें मनु भाकर जी का नाम ही नहीं था। अब ये अपने आप में बहुत शॉकिंग हो गया, और शॉकिंग और भी ज्यादा तब हो गया जब मनु भाकर जी के जो फादर हैं वो सोशल मीडिया पे आए एंड उन्होंने बोला कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो स्पोर्ट्स प्लेयर का ध्यान नहीं रखते, ब्यूरोक्रेट्स ध्यान नहीं रखते, तो बच्चों को खेलना ही नहीं चाहिए क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं, फिर कंट्रोवर्सी या फिर कुछ पॉलिटिक्स की वजह से उनको प्रॉपर अवार्ड्स भी नहीं मिलते हैं। इन्होंने ऐसा बोल दिया, फिर सोशल मीडिया के ऊपर और हंगामा हो गया। कुछ लोगों ने बोला कि मनु भाकर जी ओलंपिक्स के बाद आई थी तो वो राहुल गांधी जी से, सोनिया गांधी जी से मिली थी, इसलिए सरकार उनको नहीं देना चाहती। तो बहुत बड़ा ये कंट्रोवर्शियल मुद्दा इस तरह से बन गया पूरे सोशल मीडिया के ऊपर। फिर बाद में मनु भाकर जी ने कहा, वो सामने आई तो उन्होंने बताया कि हो सकता है कि कुछ लैप्स उनकी तरफ से रहा हो सकता है उन्होंने जो फॉर्म है खेल रत्न अवार्ड का वो अच्छे से शायद ना भरा हो। तो यहाँ पर खेल मंत्रालय ने भी बोला है कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो हम देखेंगे एंड हो सकता है कि उनका नाम फाइनल लिस्ट में ऐड कर दिया जाए एंड हो सकता है फिर उनको फाइनली खेल रत्न मिल भी जाए। ये हमें देखने को मिलेगा आने वाले दिनों के अंदर कि इसका फाइनल नतीजा क्या आता है। उसके अलावा अगर हम बात करें द हिंदू के ही फ्रंट पेज की, तो एक और मुद्दा है जहां पर बताया गया है कि जो इलेक्शन रूल्स चेंज हुए ना, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जा रही है। क्या चेंजेस हुए इलेक्शन रूल्स के अंदर? देखो, पहले क्या होता था ना, जब हम बात करते हैं जो भी इलेक्शन रिलेटेड रिकॉर्ड्स होते हैं, तो उनके ऊपर जो एक्सेस था पहले अनरिस्ट्रिक्टेड था। कहने का मतलब था ये है कि जैसे सीसीटीवी फुटेज हो गया, वीडियो रिकॉर्डिंग्स हो गया, ये पहले अवेलेबल हो जाती थी। किसी को कोई भी डाउट है तो वो अवेलेबल करवा सकता है। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स हो गया, वीडियो रिकॉर्डिंग्स हो गया, ये सब। पर नए जो इलेक्शन रूल्स आए हैं उसके हिसाब से इसका जो एक्सेस है अब वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, यानी कि अब ये चीजें नहीं मिल पाएंगी या बहुत ही मुश्किल से मिल पाएंगी। अब ऑपोजिशन पार्टी का ये कहना है कि इससे जो आपकी ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, वो आप कम कर रहे हो कहीं ना कहीं, क्योंकि कांग्रेस तो ऑलरेडी बोल रही है कि ईवीएम जो है उसमें कुछ ना कुछ छेड़खानी करी जा रही है। अब जब आप ये सब दिखा रहे हो कि आप सीसीटीवी फुटेज भी नहीं देख सकते, आप वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी नहीं देख सकते, इससे तो और शक बढ़ जाता है ना? तो इस वजह से कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट की तरफ मूव कर रही है। हालांकि सरकार का ये कहना है कि ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पता क्या होता है, जब भी कभी इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस के बाद जो वीडियोस ऐसे प्रोवाइड करी जाती हैं आपके इलेक्शन रिलेटेड जो आपके रिकॉर्ड्स की, उसके बाद कुछ उसमें लोग छेड़खानी करके सोशल मीडिया के ऊपर रैंडमली भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। तो उसको रोकने के लिए ये चीज करी जा रही है। ठीक है, तो ये कुछ मुद्दा है थोड़ा यहाँ पे इन दोनों पार्टीज के बीच में जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दोस्तों, डेट है आज की 25 दिसंबर 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। सबसे पहले तो आप सभी को विशिंग ऑल ऑफ यू अ मैरी क्रिसमस, है ना, एंड आई होप दैट दिस फेस्टिवल ब्रिंग्स हैप्पीनेस एंड सक्सेस इन एवरीवन्स लाइफ। स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमें डिस्कस करना है रुपये के डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग। देखो, पिछले कुछ दिनों से हमें नोटिस करने को मिल रहा है कि जो रुपया है वो कंटिन्यूअसली डॉलर के मुकाबले नीचे गिरता ही जा रहा है। थोड़ा इस मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं एंड अभी अगर हम बात करें तो $1 लगभग 85 रुपये के आसपास यहाँ पे हमें पहुंचता हुआ देखने को मिल गया है। तो पहली बात तो ये है, इसको हम बोलते हैं एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट का मतलब क्या है कि $1 इक्वल टू 85, यानी कि अगर आपको $1 खरीदना है ना, उसके लिए आपको 85 रुपए देने पड़ेंगे। इसी का नाम है एक्सचेंज रेट। इसके साथ ही साथ बात करें तो ये बदलती है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अगर मान लो बहुत ज्यादा डिमांड है यूएस डॉलर्स की, सब लोग यूएस डॉलर्स चाहते हैं, तो डेफिनेटली यूएस डॉलर स्ट्रांग होगा, वो अप्रिशिएट होगा एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो आपका भारतीय रुपये है वो नीचे गिरता रहेगा, इट विल कीप ऑन डेप्रिशिएटिंग। अब आपको ध्यान में ये रखना है कि किन किन फैक्टर से एक्सचेंज रेट इफेक्ट होती है। पहला तो है आपका ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट का अर्थ ये है कि मतलब अगर आप इंपोर्ट बहुत ज्यादा कर रहे हो और एक्सपोर्ट कम कर रहे हो, राइट? अगर आपका इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, तो डेफिनेटली आपको इंपोर्ट करवाने के लिए यूएस डॉलर्स चाहिए होंगे।
बहुत सारे डॉलर्स की आपके पास होने चाहिए, तो आपको डॉलर चाहिए, इसका मतलब डॉलर की कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ रही है, डॉलर मजबूत हो रहा है, डॉलर मजबूत होगा डिमांड बढ़ने की वजह से, तो कहीं ना कहीं उसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो रुपी होगा वो हमें नीचे गिरता हुआ देखने को मिल जाएगा। और पिछले कुछ टाइम में हुआ भी है, जैसे अक्टूबर 2024 में हम नोटिस करते हैं कि भारत का जो ट्रेड डेफिसिट था वो 27 बिलियन डॉलर था, तो उससे कहीं ना कहीं रुपये का डेप्रिसिएशन हुआ है। इसके अलावा महंगाई की वजह से भी ये दिक्कत आती है, क्योंकि आप नोटिस कर पाओगे अगर देश में महंगाई ज्यादा है, उससे क्या होगा, उससे आप रुपए से कितना चीजें खरीद सकते हो वो कम हो जाएगा। मतलब पहले अगर आप 100 रुपए से बहुत सारी आइटम्स खरीद सकते थे, अब महंगाई होने की वजह से आप 100 रुपए से बहुत कम चीजें खरीद पाओगे, तो हमारी जो गुड्स होंगी वो कहीं ना कहीं लेस कॉम्पिटिटिव हो जाएंगी ग्लोबल मार्केट के अंदर, उससे रुपया और नीचे गिरेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 6% से भी ऊपर हमारी सीपीआई जो इन्फ्लेशन है वो चल रही है। इसके अलावा कैपिटल आउटफ्लो, देखो इनफ्लो का मतलब पता क्या होता है, जब मैं इनफ्लो की बात करता हूँ, इनफ्लो का मतलब अगर देश में बाहर से ना इन्वेस्टर्स डॉलर इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर वो बाहर से पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, डॉलर्स इन्वेस्ट करेंगे, कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट में आएंगे, इंडियन मार्केट में उनको रुपी चाहिए होगा, तो इससे रुपये की डिमांड बढ़ती है। तो यानी कि अगर बाहर से इन्वेस्टर्स आते हैं ना, तो उससे रुपया मजबूत होता है। पर अगर डॉलर्स या जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो अपना पैसा बाहर लेके जाते हैं, उससे रुपया कमजोर होगा। अब पिछले कुछ समय के अंदर अगर आप नोटिस कर पाओगे, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है ना, वो अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट्स बाहर लेके जा रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं आप नोटिस कर पाओगे रुपया और डेप्रिशिएट कर रहा है। फिर डॉलर अदरवाइज ऑल्सो मजबूत होता जा रहा है, तो वो भी एक कारण रहा है। तो ये सब चीजें हैं। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें, जो कच्चे तेल है वो महंगा होता जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, इंडिया का इंपोर्ट बिल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इंडिया ज्यादातर क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, तो जितना हम बाहर से मंगा रहे थे वो बढ़ता जा रहा है हमारा इंपोर्ट बिल, उसके लिए और डॉलर चाहिए, एंड इसीलिए और रुपया नीचे गिरता जा रहा है। बाकी इसके अलावा कई बार जैसे ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस होती है ना, कि मान लो यूएस ने टैरिफ लगा दिया भारतीय गुड्स के ऊपर, अब बोल दिया यूएस ने कि अगर इंडिया के कोई भी प्रोडक्ट यूएस मार्केट में जाएगा तो उसके ऊपर इतना ज्यादा टैरिफ लगेगा। अगर टैरिफ लगेगा तो भारत का जो वस्तु है, इंडियन गुड्स है, तो वो फॉरेन मार्केट्स के अंदर क्या हो जाएंगी, वो महंगी हो जाएंगी। महंगी हो जाएंगी तो लोग उनको कम खरीदेंगे, उनकी डिमांड कम हो जाएगी, जिस वजह से रुपया और कमजोर हो जाएगा। तो ये कुछ कारण रहते हैं जिस वजह से आपको रुपया कमजोर होता हुआ देखने को मिल जाता है। अब अगर रुपया कमजोर हुआ, डेप्रिशिएट हुआ, इसके कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी है। पहला फायदा तो ये है कि इससे ना एक्सपोर्ट आपके बढ़ते हैं। देखो समझना इस बात को, पहले लेट से $1 इक्वल टू 60 था, एग्जांपल ले रहा हूं, और अगर मान लो $1 इक्वल टू 80 हो गया। अब मान लो इंडियन कोई कोई प्रोडक्ट है, भारत का कोई प्रोडक्ट मान लो अगर कोई यूएस मार्केट में जाना है ना, तो पहले लेट से कुछ उसकी वैल्यू मान लेते हैं, या इसको एक काम करते हैं, इसको मैं 40 मान लेता हूँ, $1 इक्वल टू 40 रुपीज है, और अब हो गया $1 इक्वल टू 80। तो पहले अगर आपका कोई प्रोडक्ट था, लेट से वो 40 रुपए की चॉकलेट थी जो आपने इंडिया में बनाई, अब वो बाहर कितने में मिल रही थी यूएस मार्केट के अंदर, $1 के अंदर। क्यों? क्योंकि $1 इक्वल टू 40 था। पर अगर अब एक्सचेंज रेट चेंज होगी, $1 80 हो गया, तो अब वो यूएस मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ आधे डॉलर में मिलने लग जाएगी। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? वो सस्ती मिलेगी तो लोग ज्यादा डिमांड करेंगे उस चीज को, तो एक्सपोर्ट इससे बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, रेमिटेंसेज ज्यादा बढ़ जाते हैं, जो आपके रिश्तेदार इंडिया में पैसा भेजते हैं वो डॉलर्स की फॉर्म में भेजेंगे, तो उसको डॉलर्स को आप इंडियन रुपये में कन्वर्ट करवाओगे तो वो ज्यादा पैसे बनेंगे, तो आपकी फैमिली को बेनिफिट होता है जब भी आपका रिश्तेदार बाहर से पैसे भेजता है। इसके अलावा कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि यार बाहर से दूसरे देशों से प्रोडक्ट हम मंगा रहे हैं, वो तो महंगा पड़ रहा है क्योंकि इंपोर्ट बहुत ज्यादा कॉस्टली हो चुका था, तो अब आप कोशिश करोगे उसको सब्स्टिट्यूट करने की। सब्स्टिट्यूट मतलब आप अपने घर में प्रोडक्शन करने की कोशिश करोगे देश में, तो इससे कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को भी एक बूस्ट मिल सकता है। इसके अलावा टूरिज्म बूस्ट होगा भारत के अंदर, क्योंकि देखो यार, जैसे क्या होता है ना, जिस देश की करेंसी थोड़ी सी कमजोर होती है, तो वहां पर अगर कोई दूसरे देश का बंदा आता है, जैसे यूएसए वाला, तो उसको बहुत ही सस्ती कंट्री लगती है। आप लोगों ने भी ना कई बार नोटिस किया होगा, भारत के भी बहुत सारे लोग साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज घूमने जाते हैं, या कुछ और कंट्रीज घूमने जाते हैं जहां पे ना करेंसी बड़ी सस्ती होती है, मतलब करेंसी बड़ी कमजोर होती है, तो उनका ज्यादा खर्चा नहीं होता। वेरएज आप यूरोप जाओगे, आप यूएस जाओगे, तो वहां पे खूब खर्चा होगा, है ना। तो इसी तरह से अगर मान लो भारत का रुपया कमजोर है ना, तो बाहर के लोग इंडिया में ज्यादा घूमने आते हैं, एंड इससे भारत में टूरिज्म यहाँ पे प्रमोट होता है। ये सब फायदे थे। कुछ नुकसान भी होते हैं, जैसे इंपोर्ट महंगा हो जाता है, कच्चा तेल मंगाना है तो महंगा आएगा, फिर डेफिसिट वाइडन हो सकता है। मतलब ये कुड है, ठीक है ना। मतलब अगर मान लो कि लेट से आपके एक्सपोर्ट बढ़े, मैं आपकी बात मान गया रुपए डेप्रिशिएट होने से, पर अगर ऐसा हो गया कि इंपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि कच्चा तेल तो मंगाना ही मंगाना है, तो उस केस में आपका ट्रेड डेफिसिट बढ़ भी सकता है। तो इट डिपेंड्स कि आप एक्सपोर्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, उस हिसाब से ट्रेड डेफिसिट कम या ज्यादा हो सकता है। इसके अलावा इन्फ्लेशन बढ़ती है, एंड कहीं ना कहीं अगर आपने कर्जा लिया हुआ था तो कर्जे को जो वापस करना था, जो एक्सटर्नल डेट था, उसका भी अमाउंट जो होती है वो महंगी हो जाती है, वो बढ़ जाता है। तो ये कुछ परेशानियां आती हैं रुपी डेप्रिसिएशन के कॉरस्पॉन्डिंग। आई होप ये मुद्दा
आपको समझ आया होगा। इसके अलावा ट्रैवल करना है आपने किसी बाहर के देश के अंदर, एजुकेशन प्राप्त करनी है, वो महंगी हो जाएगी। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। तो ये कुछ इश्यूज होते हैं रुपी डेप्रिसिएशन के कॉरस्पॉन्डिंग। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है एप्स फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। देखो आप लोगों ने ना कई बार कुछ एडवर्टीजमेंट देखी होंगी, जागो ग्राहक जागो, है ना। तो एक्चुअल में पता क्या है, एक ना हमारे पास एक एक्ट है, इस एक्ट का नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इसको आप लोग कोपरा एक्ट के नाम से भी जानते हो। अभी आई थिंक 2019 में भी इस एक्ट को ना अमेंड किया गया था, 2019 में, आफ्टर 1986। तो दरअसल में जिस दिन ये पास हुआ कोपरा एक्ट 1986, उस दिन क्या था, उस दिन थी 24 दिसंबर, यानी कि 24 दिसंबर 1986 को ये एक्ट पास हुआ था। ठीक है। अब उसी वजह से हर साल ना हम लोग 24 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं नेशनल कंज्यूमर डे। और इस बार की जो थीम थी दैट इज वर्चुअल हेयरिंग एंड डिजिटल एक्सेस टू कंज्यूमर जस्टिस। एक तरह से जो लोगों के जो ग्राहक के जो हक हैं उनको, हम हकों को उनको यहाँ पे सेलिब्रेट करें, एंड कुछ भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होती है उसके अगेंस्ट उनको जस्टिस मिल पाए, ये यहाँ पे इस बार का फोकस था। एंड इसी फोकस के बेसिस के ऊपर हम नोटिस कर पाएंगे यहाँ पे कुछ एप्स, कुछ डैशबोर्ड्स लॉन्च किए गए हैं। जैसे एक ऐप लॉन्च करी गई है जागो ग्राहक जागो ऐप। इसमें कंज्यूमर्स को अलर्ट किया जाएगा कि कुछ अनसेफ यूआरएल होते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार आप लोग कुछ ई कॉमर्स आप करना चाह रहे हो, है ना, कुछ ना कुछ ऑनलाइन खरीदना चाह रहे हो, तो उसकी कई कई जगह पे इंफॉर्मेशन होती है, पर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी होगी जो गलत होगी, है ना, जो कुछ लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है ऑनलाइन। तो वो सब चीजों के बारे में अलर्ट करने के लिए कंज्यूमर्स को एक ऐप बना दी गई है जागो ग्राहक जागो। इसके अलावा एक ऐप है जागृति ऐप। देखो आप लोगों ने ये टर्म समझते होंगे, इस टर्म का नाम है डार्क पैटर्न। डार्क पैटर्न पता क्या होता है? डार्क पैटर्न बहुत सारे अलग अलग पैटर्न्स को ही हम बताते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे लेट से कई बार आप लोग नोटिस करते हो आपको कुछ खरीदना था, तो आपने जब उसको खरीदने की कोशिश करी तो उसकी अमाउंट दिखा रहा था वो 199। फिर जब आपने चेकआउट पे क्लिक किया तो वो आ गया कुछ 350 रुपया। उसमें बहुत सारी और आइटम चीजें ऐड कर दी कि डिलीवरी चलो ठीक है, उसके अलावा भी पता नहीं एन नंबर ऑफ चीजें ऐड हो चुकी हैं, फिर आपको 350 रुपया देने पड़ रहा है। या फिर वो बोल रहा है कि आपको ये प्रोडक्ट खरीदना है, ये तभी खरीद पाओगे जब आपने ये प्रोडक्ट खरीदा है। या फिर आपको जब सब्सक्राइब करवाना था किसी चीज को तो सामने सामने आके बोल रहे थे कि हाँ सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो, पर अगर आप उस सर्विस को अनसब्सक्राइब करना चाहते हो तो उसका कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा, है ना। आपने एक आइटम डाला था अपनी बास्केट के अंदर, पर जब आप चेकआउट करने गए वहां पर टोटल 4 आइटम्स है आपकी बास्केट के अंदर, राइट। तो इस तरह की जो चीजें होती है ना, यहाँ पर कंज्यूमर को बेवकूफ बनाने की कोशिश करी जाती है। दिस इज नोन एज डार्क पैटर्न। तो इस तरह के डार्क पैटर्न्स को आप सरकार के साथ एक तरह से शेयर भी कर सकते हो, है ना, आप रिपोर्ट कर सकते हो जागृति ऐप के माध्यम से। और जो भी कंप्लेंट्स वगैरह होती हैं विद सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, वो यहीं पर आप रजिस्टर करवा सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जागृति डैशबोर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपका जो सीसीपीए है, जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, उसको पूरा पूरा डार्क पैटर्न के रिगार्डिंग रिपोर्ट्स मिलती रहेंगी। ये है आपका जागृति डैशबोर्ड। अगले टॉपिक पे आते हैं, दैट इज अटल बिहारी वाजपेयी जी। देखो आज 25 दिसंबर है, एंड 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उनका जन्मदिन, उनका बर्थ एनिवर्सरी होती है। एंड इट इज सेलिब्रेटेड एज गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस के रूप में इनका जन्म दिवस हम यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में इनका यहाँ पे बर्थ हुआ था। 2018 में इनकी हमें डेथ देखने को मिलती है। कुछ इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट ये थोड़ा पॉलिटिकल चीजें हैं, इनमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, पर कुछ मुद्दे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्विट इंडिया मूवमेंट उन्होंने 1942 में ज्वाइन किया, है ना। बाकी आरएसएस के साथ ये लिंक्ड रहे हैं काफी स्टार्टिंग से ही। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें इनके कुछ कामों की, अगर हम बात करूँ ना, तो 3 बार ये प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, 1996 में, 1998 से 1999, 1999 से लेकर 2004 के बीच में। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, 1999 में ना जो बीजेपी की कोलिशन गवर्नमेंट थी, उस समय प्रधानमंत्री यही थे, तो वो इसलिए गिर गई थी क्योंकि उनके पास एक वोट कम था। एक वोट की वजह से सरकार इनकी गिर गई थी। नो कॉन्फिडेंस मोशन उस समय देखने को मिलता है। इसके अलावा 9 बार ये लोकसभा के मेंबर रहे, 2 बार राज्यसभा के मेंबर रहे, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। बाकी इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर होने के साथ साथ ये फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हैं। इसके अलावा लीडर ऑफ अपोजिशन रहे हैं, वेरियस स्टैंडिंग कमेटीज के अंदर चेयरपर्सन भी रहे हैं। तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है इनका पोस्ट इंडिपेंडेंस डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसी के अंदर। इनके और वर्क्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इनकी बात होती थी जो कास्ट सिस्टम है उसने कैसे भारत सोसाइटी को फ्रेगमेंट कर दिया है, ठीक है, तो उसके ऊपर उन्होंने कई बार बात रखी अपनी। इसके साथ साथ उन्होंने बात करी ना, जैसे फॉर एग्जांपल वेदास का एक्सेस हो गया, उपनिषद का एक्सेस हो गया, बहुत सारे ग्रुप्स को मना किया गया था, तो वो इसके अगेंस्ट यहाँ पे इन्होंने बात रखी अपनी। इसके साथ ही साथ इनका ये ओपिनियन था कि जो धर्म है ना, वो किसी को भी यहाँ पे इस तरह से डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, तो स्टेट को भी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ बिलीफ्स
किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम रहा अगर मैं बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल जो दिल्ली की मेट्रो रेल है, टेक्निकली जो ई श्रीधरन जी आप जानते होंगे, जिनको मेट्रो मैन के नाम से भी जाना जाता है, तो उनका रोल था, बट डेफिनेटली जो इनिशिएशन था प्राइम मिनिस्टर जो थे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जिसको गोल्डन क्वाड्रिलेटर के नाम से जानते हैं, हालांकि इसमें भी कुछ कंट्रोवर्सीज थी, बट डेफिनेटली ये गोल्डन क्वाड्रिलेटर इन्हीं के समय पर स्टार्ट हुआ। एंड डेफिनेटली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है, तो ये तो बहुत ही फ्लैगशिप स्कीम हमें देखने को मिलती है, तो उसका फर्स्ट राउंड जो था वो इनके समय के ऊपर ही एग्जीक्यूट किया गया। इसके अलावा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा, उसमें जय विज्ञान ऐड किया गया बाय अटल बिहारी वाजपेयी जी। न्यूक्लियर टेस्ट हुआ 1998 के अंदर पोखरण के अंदर, इनके समय के ऊपर हुआ। उसके अलावा कारगिल जो युद्ध हुआ था वहां पर ऑपरेशन विजय भारतीय मिलिट्री ने जो लॉन्च किया था, तो डेफिनेटली हमने पाकिस्तानी सोल्जर्स को पुश बैक किया। ये हमारी काफी बड़ी जीत हमें देखने को मिलती है। देखो, अटल बिहारी वाजपेयी जी का मानना ये था कि हम अपने दोस्त तो बदल सकते हैं पर हमने पड़ोसी को नहीं बदल सकते, तो काफी इन्होंने कोशिश करी पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते करने के लिए, बट आप जानते ही हो पाकिस्तान ने कभी अच्छे से उसका रिस्पॉन्स नहीं दिया। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें तो ये लाहौर भी जाके आए, ठीक है, बस के माध्यम से, ताकि प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान के थे नवाज शरीफ उनको यहाँ पे मिल पाए, ठीक है। बाकी इनकी जो बहुत ही फेमस स्पीच है हिंदी के अंदर यूनाइटेड नेशन के अंदर, एंड आप नोटिस कर पाओगे ये पहले इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ऐसे बने जिन्होंने यूएन में जाके हिंदी में स्पीच दी थी, तो डेफिनेटली ये चीजें इनके बारे में पता होनी चाहिए। बाकी 2015 में भारत रत्न मिला इनको, 1992 में इनको पद्म विभूषण से, एंड 1994 के अंदर बेस्ट पार्लियामेंटेरियन के नाम से भी मतलब इनको यहाँ पे नेम किया गया। तो ये कुछ बातें इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आगे चलते हैं, कश्मीरी पेपर मैश के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। देखो, थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करना, ये दरअसल में ना पहले टेक्निक समझ लो। ये टेक्निक पता क्या होती है, आप ना कुछ कागज लेते हो, जैसे यहाँ पर आपको कुछ पेपर देखने को मिल जाएंगे, फिर इस पेपर को ना इस तरह से अच्छे से आप कह लो जैसे मिक्सी में ग्राइंड नहीं किया जाता, बिल्कुल वैसे ही इसमें आप और भी चीजें डालते हो, थोड़ा बहुत आटा डालते हो, थोड़ा ग्लू भी डालते हो, तो इस तरह का आपके पास एक मिक्सचर सा बन जाता है। इसको अच्छे से मैश कर दो, मतलब प्रॉपर इस तरह से करोगे ना तो प्रॉपर ये इस तरह से बन जाएगा। फिर इस पर्टिकुलर चीज को आप निकालो एंड फिर उसको अलग अलग शेप के अंदर फॉर्म कर दो, जो भी आपको शेप देनी है, ठीक है, जो भी आप शेप देना चाहते हो उसको इस तरह से शेप में दोगे। फिर कुछ टाइम के बाद जब वो प्रॉपर इस तरह से कुछ बक्सा बन जाएगा या जो भी आप बनाना चाह रहे हो, फिर उसके ऊपर आप ऐसे पेंटिंग कर सकते हो। गेटिंग द पॉइंट? तो फाइनली इस तरह से पेंटिंग करके ये फाइनल प्रोडक्ट आपके सामने कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा। ये है कश्मीरी पेपर माश, ठीक है, तो ये कश्मीर का ही हमें देखने को मिलता है, जीआई टैग भी इसको मिला हुआ है, तो दिस इज समथिंग ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये न्यूज में इसलिए है ना क्योंकि आपको यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा होगा क्या, डोडो। डोडो दरअसल में ना, डोडो दरअसल में 1681 के अंदर एक ऐसा बर्ड था जो 1681 में एक्सटिंक्ट हो गया, ठीक है, ह्यूमंस की वजह से ही हुआ डेफिनेटली, ठीक है, 1681 में एक्सटिंक्ट हो गया, ठीक है। और डोडो नेशनल एम्बलम भी है मॉरिशस में, ठीक है। अब हो पता क्या रहा है, पिछले कई सालों के अंदर ये इस तरह के जो डोडोज है ये कश्मीरी पेपर माश से बनाए गए हैं एंड इनको एक्सपोर्ट किया गया है। कहाँ पे एक्सपोर्ट किया गया है? अलग अलग कंट्रीज के अंदर, यूरोपियन यूनियन के अंदर बहुत सारा एक्सपोर्ट हुआ है। तो इस साल लगभग इस तरह से 3000 से भी ज्यादा डोडोज एक्सपोर्ट किए गए हैं। पिछले कई सालों की बात करें तो ये नंबर 50,000 से भी ऊपर यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा। तो लोगों का कहना पता क्या है, लोगों का कहना ये है कि भाई डोडो तो एक्सटिंक्ट हो गया 1681 के अंदर, पर कश्मीर पेपर मैश ने डोडो को जिंदा रखा है, इस तरह कश्मीर पेपर मैश के अपने आर्ट के माध्यम से। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। और यहाँ पर ये ट्रेडिशनल क्राफ्ट है जिसको कश्मीर में इंट्रोड्यूस किया गया था इन 14th सेंचुरी बाय मीर सैयद अली हमदानी, जो कि एक सूफी मिस्टिक थे फ्रॉम द पर्शिया, ईरान से हमें देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर पेपर पल्प का इस्तेमाल किया जाता है इस तरह के अलग अलग कलरफुल और डेकोरेटिव आइटम्स बनाने के लिए, जैसा कि आप पिक्चर में देख भी सकते हो। तो श्रीनगर के अंदर है, कुछ और कश्मीर वैली के अलग अलग पार्ट्स में देखने को मिल जाएंगी, जिसको इंडिया में भी इंटरनेशनली मार्केटिंग किया जाता है। जीआई टैग इसको यहाँ पे मिला हुआ है, ठीक है। एंड साथ साथ अगर हम बात करें फर्नीचर के अंदर भी, मुगल एरिया के समय के अंदर इसको फर्नीचर के अंदर भी एक्सपेंड किया गया। एंड साथ साथ कुछ मॉस्क जो मस्जिद हैं, जैसे मदीन साहिब मॉस्क हो गया, शाह हमदान मॉस्क हो गया, शालीमार गार्डन है श्रीनगर के अंदर, वहां पर भी कुछ इसके एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं इंडिया बांग्लादेश एक्सट्रेडिशन ट्रीटी के बारे में। देखो, आप नोटिस करते हो शेख हसीना जी के बारे में कई बार हमने चर्चा करी। एक्चुअली भारत और बांग्लादेश के बीच में ना एक एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है जो कि 2013 में साइन हुई थी एंड 2016 में अमेंड हुई थी। अब इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करना कि ये क्या है, इस ट्रीटी के अंदर क्या लिखा हुआ है।
यहाँ पर लिखा गया है कि मान लो कोई पर्सन है, जैसे बांग्लादेश का कोई पर्सन है, ठीक है, वो किसी भी तरह से इंडिया में था, या ठीक है, या इस तरह से वो इंडिया में आ गया है, या सेम इंडिया वाला बांग्लादेश में है, तो ऐसे केस में अगर मान लो कुछ गिल्टी को फाइंड किया जाता है, या फिर कुछ उसने ऐसा ऑफेंस किया है जो कि एक्स्ट्राडाइटेबल है, तो वहां पर उसको दूसरे देश उसको भेजना पड़ेगा, उसको एक्स्ट्राडाइट करना पड़ेगा। अब इसमें ना एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं कि एक्स्ट्राडाइटेबल ऑफेंस कौन सा होगा। ऐसा ऑफेंस होगा जिसमें कम से कम 1 साल की पनिशमेंट होगी, इसमें फाइनेंशियल क्राइम भी इंक्लूडेड है। इसके साथ ही साथ जो क्राइम की बात हो रही है ना, वो क्राइम दोनों देशों में होना चाहिए, मतलब कि इंडिया में भी उसको क्राइम ही कंसिडर होना चाहिए, बांग्लादेश में भी उसको क्राइम ही कंसिडर होना चाहिए, तभी एक्स्ट्राडिट हो सकता है, बिना उसके एक्स्ट्राडिट नहीं हो सकता। एंड इनको ना जो एक्स्ट्राडिशन का स्कोप है वो बढ़ा दिया गया था। जैसे अगर मान लो वो किसी का अकम्प्लिस भी है, किसी को मदद भी कर रहा है, उसने खुद क्राइम नहीं किया पर उसने मदद करी है उस क्राइम के अंदर, तो उसको भी एक्स्ट्राडिट किया जा सकता है। हालांकि ये ट्रीटी तो कब हुई थी, 2013 के अंदर, पर 2016 में अमेंडमेंट हुआ। अमेंडमेंट में क्या था कि यहाँ पर पहले सी चीजें थी कि एविडेंस चाहिए होगा प्रॉपर प्रॉपर, तभी जाके एक्स्ट्राडाइट हो पाएगा। पर बाद में 2016 में इसमें अमेंडमेंट हुआ, उसमें यह बता दिया गया कि अगर मान लो जो कोर्ट है वहां का, वो कोर्ट एक अरेस्ट वारंट जारी कर देता है, तो उतना काफी रहेगा एक्स्ट्राडिशन के लिए। तो एक्स्ट्राडिशन को काफी आसान बना दिया गया था इस 2016 के अमेंडमेंट के हिसाब से। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर फिर तो शेख हसीना जी को फटाफट एक्स्ट्राडिट हो जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। एक्चुअल में यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लो ऑफेंस पॉलिटिकल है नेचर के अंदर, तो उस केस में एक्स्ट्राडिशन को डिनाई किया जा सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो हो सकता है कि अगर भारत इसको डिनाई करे, तो हो सकता है हम इसका इस्तेमाल करें, मे बी, आई डोंट नो, लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर। इसके अलावा अगर हम बात करें, कुछ ऐसे केसेस हैं जिनको नॉन पॉलिटिकल बोला गया है कि इनको पॉलिटिकल नहीं मानोगे, जैसे मर्डर हो गया, असॉल्ट हो गया, मैन स्लॉटर हो गया, या फायर आर्म्स का इस्तेमाल करना, किडनैपिंग हो गया, ये सब पॉलिटिकल के अंदर नहीं आएंगे, ऐसा यहाँ पे ट्रीटी के अंदर लिखा हुआ है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें, अगर एक्विजिशन गलत रीजन की वजह से किया जा रहा है, किसी के ऊपर कोई इल्जाम लगाया जा रहा है वो गलत रीजन की वजह से है, तब भी क्या कर सकते हैं, तब भी एक्सट्रेडिशन को मना किया जा सकता है। ये कुछ एक्सेप्शंस है। इसके अलावा कुछ अगर मिलिट्री ऑफेंस हुआ है जो कि क्राइम नहीं है अंडर जनरल क्रिमिनल लॉ, उसको भी हटाया गया। यानी कि देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस इन दिस पर्टिकुलर ट्रीटी जो यहाँ पे रोकते हैं एक्स्ट्राडिशन को। तो ये कुछ बातें थी इस ट्रीटी के बारे में जो आपको जाननी चाहिए। एक आखिरी टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं, टाइफोन मिसाइल सिस्टम के बारे में। थोड़ा सा इसको आप समझने की कोशिश करना। यहाँ पर जैसे आप पिक्चर में सिस्टम को देख भी पा रहे होंगे, तो दरअसल में ये जो इंटीग्रेटेड वेपन सिस्टम है ना, इसको बनाया गया है यूएस नेवी के द्वारा, प्लस आपका जो लॉकहीड मार्टिन है ना, इन्होंने यहाँ पे मिलके इसको बनाया है क्या ये दरअसल में ना, ये आपकी मैरीटाइम सिक्योरिटी को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? मान लो कोई शिप है पानी के अंदर जो आ रही है, लेट्स से जैसे अभी फिलीपींस इसको एक्वायर करने जा रहा है, मान लो फिलीपींस की तरफ कोई शिप है, बहुत तेजी से आ रही है, तो यहाँ पर जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो यहाँ पर फायर कर दी जाएंगी इस शिप के ऊपर, एंड इस तरह से मैरीटाइम सिक्योरिटी को एनहेंस कर दिया जाएगा। ये है टाइफोन वेपन सिस्टम। समझे इस बात को? तो ये इसकी मिड रेंज कैपेबिलिटी है, नियरली आप नोटिस कर पाओगे 480 किलोमीटर की इसकी आपको रेंज देखने को मिल जाएगी, एंड इसका लॉन्गर वर्जन भी डेवलप किया जा रहा है। तो यूएस मेड है ये, एंड इस तरह से फिलीपींस ने इसको अनाउंस किया है कि हम भी इसको एक्वायर करने जा रहे हैं। इसमें एडवांस रडार आपको देखने को मिल जाएगा, एंड इसके अलावा ये ट्रैक कर पाएगा अलग अलग थ्रेट्स को, एंड उनको फिर न्यूट्रलाइज भी कर पाएगा। अब चल लेते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 आपका रहेगा, ठीक है, ट्रेजरी बिल्स के रिगार्डिंग है, इसको आप ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका रहेगा सुप्रीम कोर्ट की कुछ पावर के बारे में है, डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, इसको ट्राई करिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 3 आपका रहेगा एआर वीआर के बीच में डिफरेंसेस के बारे में। तो ये 3 क्वेश्चंस का आंसर मुझे आप कमेंट्स में बता सकते हो। कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक तो इन्फ्लेशन के बारे में था। कोई बच्चा लिख रहा था सर इन्फ्लेशन वाला समझ नहीं आया। भाई मैंने समझाया ही कहा था, कल ये होमवर्क दिया था, आज समझाऊंगा। उसने 3-4 कमेंट डाल दिए कि सर इन्फ्लेशन वाला नहीं समझ आया, कैसे डेटर को कर दिया। भाई बता रहा हूं, अभी बताऊंगा आज, ठीक है। इसको अंडरस्टैंड करो। पहली बात अंडरस्टैंड करो, इन्फ्लेशन बेनिफिट्स आर डेटर्स। देखो पॉइंट पता क्या है, यहाँ पे रहता है महंगाई की बात हो रही है, अंडरस्टैंड करना। एक होता है क्रेडिटर, लेट्स से ये पर्सन ए है, ठीक है, ये है पर्सन बी, ठीक है। अब पर्सन ए ने मान लो पर्सन बी को 100 रुपए दिए थे, है ना, तो पर्सन ए क्या हुआ, ये हुआ आपका क्रेडिटर, और पर्सन बी क्या हुआ, ये हुआ आपका डेटर, है कि नहीं। और बाद में क्या करना होगा, ये पर्सन बी को पैसे रिटर्न करने होंगे, मान लो 110 रुपया इंटरेस्ट के साथ, ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये है नॉर्मल क्रेडिटर डेटर का सिनेरियो, ठीक है। अब मान लेते हैं कि क्रेडिटर के पास कुछ, मतलब जैसे 100 रुपया था इसके पास, आज आज इसके पास 100 रुपया था। इस 100 रुपये से लेट से आज 1 किलो एप्पल खरीद पा रहा था, ठीक है, ठीक है।
पर इसने पता क्या किया, इसने थोड़ा चलो ठीक है आज एप्पल खरीद पा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, हम 100 रुपया देते थे डेटर को, डेटर ने 1 साल के बाद 110 रुपए वापस कर दिए। अब 1 साल के बाद टेक्निकली क्रेडिटर के पास 110 रुपए आ चुके होंगे, बिल्कुल सही बात है, पर ये गया मार्केट, इसने मार्केट में जाके देखा यार एप्पल तो 200 रुपए किलो मिल रहे हैं, एप्पल तो कितने मिल रहे हैं, 200 रुपए किलो। अब इसने नोटिस किया कि मेरे पास यार 100 रुपया था 1 साल पहले, पर उससे मैं 1 किलो एप्पल खरीद पा रहा था, आज मेरे पास भले ही 110 रुपए हो गए हैं, पर मैं 1 किलो एप्पल नहीं खरीद पा रहा। तो क्या हुआ, इन्फ्लेशन होगी ना, एप्पल के प्राइस बढ़ना इज नथिंग बट इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन हो गया, इससे ए को नुकसान हुआ, ए कौन था, क्रेडिटर, तो यानी कि क्रेडिटर को नुकसान हुआ, एंड जब नुकसान होता है क्रेडिटर को तो बेनिफिट किसको होता है, बेनिफिट होता है डेटर को, ठीक है ना। वो गाना सुना होगा कि इसमें तेरा घाटा, है ना, इसका घाटा तो इसका फायदा, है ना, तो इसका फायदा, इसलिए इन्फ्लेशन बेनिफिट द डेटर, बिल्कुल सही बात है। दूसरों कह रहा है कि इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द बॉन्ड होल्डर्स, देखो जो बॉन्ड होल्डर होता है उसने भी तो एक तरह से किसी को उधार ही दिया हुआ है ना, किसी को उधार ही दिया हुआ है, तो मतलब कि जैसे आप किसी कंपनी में किसी कंपनी का बॉन्ड खरीदा है या किसी को आपने कंट्री का बॉन्ड खरीदा हुआ है, तो एक तरह से आपने पैसा ही तो दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको बॉन्ड होल्डर को नुकसान होता है, फायदा नहीं होता, इसलिए सेकंड भी गलत है, तो वन इज राइट, तो ऑप्शन ए वन ओनली इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा मैंने दूसरा होमवर्क आपको दिया था कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में। पहला कह रहा है कि परिव्राजक, परिव्राजक किसको कहते हैं, परिव्राजक बिल्कुल रिनंसिएंट एंड वॉन्डरर को ही बोलते हैं, जैसे गौतम बुद्ध थे, महावीर थे, ये रिनंसिएंट थे, इन्होंने सारी चीजें छोड़ दी थी, है ना, तो इसलिए ऑप्शन वन इज करेक्ट। श्रमण की बात करें, जब हम श्रमण की बात करते हैं ना, तो श्रमण दरअसल में हम बोलते हैं जिन्होंने एक तरह से, वो भी ना सिमिलर चीज होती है, जैसे असेटिक्स होते हैं जिन्होंने वर्ल्ड लाइफ रिनाउंस कर दी होती है ना, तो इसमें भी आप बुद्धिज्म, जैनिज्म, लोकयत, आजीविका को आप काउंट कर सकते हो, तो प्रीस्ट विद हाई स्टेटस ये तो बिल्कुल नहीं होता, तो सेकंड आपका गलत है। उपासक की बात करें, डेफिनेटली जो ले फॉलोअर्स होते हैं, एक तो वो फॉलोअर होते हैं जो मॉन्क्स नन्स, उनकी बात नहीं कर रहा, जो ले फॉलोअर्स होते हैं उनकी बात कर रहा हूं, तो 1 और 3 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक और होमवर्क दिया था मैंने आपको फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में, कि वेलेस्ली ने क्यों एस्टैब्लिश किया था फोर्ट विलियम कॉलेज एट कैलकटा, इसका कारण क्या था, इसका कारण यही था कि भाई जो आपके ब्रिटिश सिविलियंस हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए इंडिया के लिए, उनको यहाँ पे हम ट्रेनिंग दे पाए, इसका आंसर ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा। बात करें दोस्तों ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स हैं, बताइएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड जो कल होमवर्क दिया था बिटुमेन के बारे में, बिटुमेन के बारे में स्टेटमेंट है दैट इज करेक्ट। इसके अलावा मिशन इंद्रधनुष की बात करें 2014 में ही लॉन्च हुआ था, एंड डेफिनेटली इम्यूनाइजेशन कवरेज की यहाँ पे बात है, दिस इज ऑल्सो द ट्रू स्टेटमेंट। एडीबी की बात करें ना, तो एडीबी में लार्जेस्ट चाइना नहीं है, लार्जेस्ट कौन थे, जापान एंड यूएसए, इसीलिए ये थर्ड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट बन जाएगा। सनडायल की बात करें तो डेफिनेटली इनका इस्तेमाल इसीलिए होता है ताकि हम टाइम को पता कर पाए। तो क्वांटम सैटेलाइट की बात करें, क्वांटम सैटेलाइट आपके क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम के ऊपर नहीं रिलाई करती, ये तो कन्वेंशनल सैटेलाइट्स के ऊपर होता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट बन जाएगा। तो ये थी आज की डिस्कशन, इसी तरह से दोस्तों आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल दी वेरी बेस्ट।